हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल भाई। आई होप कि सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो चैप्टर 2 गोस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन ये अपन ने देख लिया है। एक एक पॉइंट डिटेल में देख लिया, एक एक टॉपिक डिटेल में देख लिया। अब हम इसका रिवीजन करेंगे, है ना। ये रिवीजन वीडियो अपना, मतलब इस वीडियो में हम जो टॉपिक अपन ने पढ़ा डिटेल में उसको हम ऊपर से देखेंगे, ठीक है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। क्लियर है। अब देखो ये रिवीजन वीडियो आपके लिए यूजफुल कैसे है। ये रिवीजन वीडियो यूजफुल आपके लिए ऐसे है कि जैसे आपने आज ये चैप्टर 2 पढ़ लिया पूरा, है ना। ये तो है नहीं कि हमेशा के लिए आपके दिमाग में ये स्टोर रहेगा। आपको एक बार फिर देखना पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा, देखना तो पड़ेगा। क्लियर। तो एक बार आपने डिटेल में पढ़ लिया, 5-6 दिन बाद में थोड़ा बहुत आपके दिमाग से निकल गया, ठीक है। अब आपको उसका रिवीजन करना है। तो रिवीजन करने के लिए आपको फिर से डिटेल में पढ़ना पड़ेगा या फिर ऊपर से देखना पड़ेगा। ऊपर से देखना पड़ेगा ना। तो ऊपर से देखने के लिए ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। क्लियर है। जैसे कि चैप्टर 1 था अपना इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को अपन ने पढ़ा, एक एक में एक एक पॉइंट, एक एक टॉपिक डिटेल से पढ़ा। फिर उसका अपन ने रिवीजन वीडियो बनाया, ठीक है ना। वो आपके लिए बहुत यूजफुल है और यू लग भी रहा, क्योंकि रेस्पॉन्स आपका बहुत है उसके लिए। अच्छा व्यू रेस्पॉन्स है, अच्छे लाइक्स हैं, अच्छे कमेंट्स हैं, ठीक है ना। तो ये चैप्टर 2 है, ये भी आई होप कि आपके लिए यूजफुल रहे, ठीक है ना। इसका रिवीजन वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगा। तो देख लेते हैं भाई। चैप्टर 2 जो है ना, गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, इस चैप्टर में एंटर करने के लिए की जरूरत होती है, ठीक है ना। और यहाँ पे ये जो की होती है, ये की है आपकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस चैप्टर में एंटर करने की है, चाबी है, की। अब भाई मैं इसे क्यों बोल रहा हूं, चाबी क्यों बोल रहा हूं। देखो आप एक काम करना, सुनो। आप जितने जो चैप्टर हैं उन सभी चैप्टर को लोक मानना। क्या? लोक। और उस लोक में या उस लोक को खोलने के लिए की जरूरत होती है। मैं क्यों कह रहा हूं ऐसी बात? क्योंकि जो भी चैप्टर होता है ना, मोस्टली उस चैप्टर में वो ही चीजें पढ़ी जाती है जो कि उसका नाम होता है ना। और वो चीजें पढ़ने के लिए हमें कुछ बेसिक चीजें पढ़नी पड़ती है। वो बेसिक चीजें उस चैप्टर की बन जाती है। तो यहाँ पे ये जो चैप्टर 2 है, गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, ये हम पढ़ें तो उसके लिए सबसे पहले हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो गया, इस चैप्टर की। ये जो लोक है, इस लोक की, ये जो लोक है, ये लोक इस की से खुलेगा। क्लियर? जैसे चैप्टर 1 था इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को पढ़ने के लिए सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिक चार्ज फर्स्ट चैप्टर की आपकी की होगी। क्लियर है? चलो भाई, तो पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में जानते हैं। देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है आपका नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सरफेस। यही आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। मतलब किसी सरफेस से कितनी फील्ड लाइंस पास हो रही है, वो ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। मैथमेटिकली क्या लिखा जाता है भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और किस प्रकार से लिखा जाता है? मैथमेटिकली लिखा जाता है क्लोज सरफेस के लिए ई वेक्टर डॉट टी एस वेक्टर, और इसी को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं फाई इज इक्वल टू एस ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। दोनों ही तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है ना। क्लियर? यहाँ पे क्लोज लूप बता रहे हैं, यहाँ पे क्लोज लूप दिखा रहे हैं। ये जो लूप है क्लोज लूप कहलाता है। इसका मतलब ये होता है कि भाई क्लोज सरफेस, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर है? किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। वर्तमान में बात करें तो ये ट्रेंडिंग में, तो ये यूज कर लेंगे, ठीक है ना। पहले ये ट्रेंडिंग में हुआ करता था, अभी भी कई बुक्स में ये है, ठीक है ना। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्लियर हुआ कि भाई कितने फील्ड लाइंस किसी सरफेस से पास हो रही है, वही आपका क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। मैथमेटिकली इस प्रकार से लिखा जाता है। मतलब डी फाई को हम लिख सकते हैं क्या,
ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर, ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर, या इसी को हम लिख सकते हैं क्या, ई ds cos थीटा, ई ds cos थीटा। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे डी फाई यानी फ्लक्स की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, एंगल पे, मतलब ई और ds के बीच में कितना एंगल है, ई और ds के बीच में नहीं, ई वेक्टर और ds वेक्टर के बीच में, ठीक है ना, ई वेक्टर और ds वेक्टर के बीच में कितना एंगल है उस पर डिपेंड कर रहा है आपका फाई, उस पर डिपेंड कर रहा है आपका फ्लक्स। एक चीज क्लियर हुई यहां से। चलो सेकंड देखो यहाँ पे, अगर मैं थीटा 0 डिग्री ले लेता हूं और मैं थीटा 90 डिग्री ले लेता हूं, तब देखो अगर मैं थीटा 0 डिग्री लेता हूं, थीटा 0 डिग्री लेता हूं, तो उस केस में आपका जो डी फाई होता है ईडीएस आता है, जो कि होता है मैक्सिमम, और यहाँ पे डी फाई क्या आएगा भाई, 0, जो कि होगा मिनिमम, क्योंकि cos 90 क्या होगा भाई, 0। क्लियर है। अब देखो इसको समझो कैसे है ये, मैंने इसकी डेफिनेशन क्या बताई भाई, कितने फील्ड लाइंस किसी सरफेस से पास हो रही है, वो आपका क्या कहलाता है भाई, वो आपका कहलाता है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। समझो जैसे कि ये एक सरफेस है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे पास हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे और डीएस वेक्टर किधर है भाई, डीएस वेक्टर जो सरफेस है इसके नॉर्मल इस प्रकार से, और ई वेक्टर इधर, डीएस वेक्टर इधर, मतलब एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। तो 90 डिग्री है तो इस कंडीशन में आपकी फील्ड लाइंस इससे निकल रही है क्या भाई, नहीं निकल रही। अगर ये ऐसे होता है ना तब फील्ड लाइन निकलेंगे इससे, तब इससे फील्ड लाइन निकलेंगे। मतलब इसको ऐसे समझो कि जैसे इधर से हवा चल रही है या इधर से कूलर चल रहा है, ठीक है कूलर, और इधर एक सरफेस है, जैसे ये आपके पास एक आयताकार फ्रेम है, ठीक है, तो ये लो इस प्रकार से रखी है, तो ई वेक्टर इधर है और डीएस वेक्टर इधर है, ई वेक्टर इधर और डीएस वेक्टर इधर, ई वेक्टर इधर और डीएस वेक्टर भी इधर, एंगल कितना 0 डिग्री। तो इस कंडीशन में इसमें से बहुत सारी हवा की लाइनें निकलेंगी, इस कंडीशन में इसमें से बहुत सारी हवा की लाइनें निकलेंगी, मतलब इस कंडीशन में आपका जो हवा का फ्लक्स होगा वो मैक्सिमम होगा। सिमिलरली इस कंडीशन में इलेक्ट्रिक का जो फ्लक्स होगा वो मैक्सिमम होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर पास हो रही है तो, ठीक है, और ऐसे रखा हो तो भाई कोई भी फील्ड लाइन नहीं जा रही इससे, इस समय डीएस वेक्टर इधर है, ई वेक्टर इधर है, एंगल कितना 90 डिग्री। तो 90 डिग्री जब एंगल होता है ई वेक्टर और डीएस वेक्टर के बीच में, तब आपका फ्लक्स 0 होता है। क्लियर हुआ ये चीज। चलो अब देखो और भी महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। जैसे कोई क्लोज सरफेस है, क्या है क्लोज सरफेस है कोई, जैसे ये कोई क्लोज सरफेस है, ठीक है। इस सरफेस में अगर कोई फील्ड लाइंस एंटर हो रही है ना, ये तो यहाँ पे जो फ्लक्स होगा, इंटरिंग जो फ्लक्स होगा फाई इंटरिंग, वो होगा आपका नेगेटिव, और फील्ड लाइंस जो निकल रही है यहां से, तो इस कंडीशन में आपका जो फ्लक्स होगा, लिविंग जो फ्लक्स होगा वो होगा पॉजिटिव। क्यों होगा भाई, नेगेटिव क्यों होता है पॉजिटिव क्यों होता है, देखो यहां पे अगर बात करें तो डीएस वेक्टर किधर होगा भाई, इधर, ई वेक्टर किधर है इधर, एंगल कितना आ रहा है, थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, और थीटा 90 डिग्री से ज्यादा होता है तो उस कंडीशन में आपका कॉस क्या हो जाता है नेगेटिव, तो आपका जो फ्लक्स होगा जो कि इंटर कर रहा है वो नेगेटिव होगा। और यहां पे अगर हम बात करें तो ई इधर, डीएस वेक्टर इधर होगा, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में आपका थीटा क्या है भाई, लेस देन 90, लेस देन 90, तो लेस देन जब 90 होगा तो आपका जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा भाई, पॉजिटिव होगा। तो ये मैंने लिखा है कि जो इंटरिंग फ्लक्स होता है वो नेगेटिव और जो लिविंग फ्लक्स होता है वो पॉजिटिव होता है। कैसे होता है भाई, एंगल के कारण। यहाँ पे ई वेक्टर और डीएस वेक्टर के बीच में एंगल जो बन रहा है उस पर डिपेंड कर रहा है। चलो ये था आपका पूरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। देखो
चलो नेक्स्ट अब हम इसमें पढ़ते हैं क्या भाई, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वैसे लेक्चर नंबर 2 में मैंने आपको गोस्ट लॉ पढ़ाया था डायरेक्ट, है ना, लेकिन मैं आपको रिवीजन वीडियो में पहले कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा हूँ। क्या है कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन? ये कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है भाई, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्टिन्यूअस हो, मतलब किसी बॉडी पे बहुत सारे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाए तो उसके बीच में जो डिस्टेंस होगी बहुत कम हो जाएगी। उस कंडीशन में जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन माना जाता है वो कॉन्टिन्यूअस माना जाता है। क्लियर है? ठीक है, चलो ये कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ये 3 टाइप का होता है भाई। कितने टाइप का? 3 टाइप का। एक होता है 1D में, एक होता है 2D में, और एक होता है 3D में। मतलब 1D में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, 2D में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन और 3D में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन। 1D में जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसे कहा जाता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहा जाता है? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और 2D में जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं भाई? सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और 3D में जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसे हम कहते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। 1D में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, 2D में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन और 3D में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन। और 3 प्रकार से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन आपका हो जाता है इस प्रकार से। क्लियर है? अब देखो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में एक चीज हम पढ़ते हैं, क्या? लीनियर चार्ज डेंसिटी। और सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हम पढ़ते हैं क्या भाई? सरफेस चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्या पढ़ते हैं भाई? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, ये हम पढ़ते हैं इन तीनों में। अब देखो लीनियर चार्ज डेंसिटी किस प्रकार से डिफाइन होती है भाई? लीनियर चार्ज डेंसिटी डिफाइन होती है, पहले बात तो इसका रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, नोटेशन देखते हैं भाई, किससे ये रिप्रेजेंट किया जाता है। ये लैम्डा से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये आपका सिग्मा से रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये आपका रो से रिप्रेजेंट किया जाता है। देखो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है भाई? चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन लाइन पे हो। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सरफेस पे हो। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन वॉल्यूम पे हो। एग्जांपल की हम बात करें तो यहाँ पे हम अभी देखेंगे भाई, कोई जो वायर है, लाइन, क्या हम कहें? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन अ वायर, ठीक है, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, ठीक है। यहां पे हम बात करें, इसका एग्जांपल की हम बात करें तो हो गया अपने पास जैसे शेल हो गया, ठीक है ना, स्फेरिकल शेल हो गया। और हम कहें कंडक्टर हो गया अपने पास, जैसे कंडक्टर कौन सा? कंडक्टिंग स्फेयर हो गया। क्या हो गया? कंडक्टिंग स्फेयर हो गया। ये भी इसी का एग्जांपल है। इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है चार्ज का वो 2D में होता है, मतलब सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। और भी कई एग्जांपल अभी देखेंगे हम, ठीक है। 3D में अगर बात करें तो जैसे अपने पास हो गया नॉन कंडक्टिंग, ये देखेंगे अपन, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, ये देखेंगे। चलो ठीक है। अब देखो लीनियर चार्ज और डेंसिटी वो डिफाइन होते हैं लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल। क्या भाई? क्यू अपॉन एल। और सिग्मा इज इक्वल टू डिफाइन होता है क्या भाई? क्यू अपॉन एस। और रो डिफाइन होता है आपका क्यू अपॉन वी। भाई पर यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है, पर यूनिट सरफेस पे कितना चार्ज है, पर यूनिट वॉल्यूम पे कितना चार्ज है, इस प्रकार से आपका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और लाइन चार्ज या लीनियर चार्ज डेंसिटी डिफाइन होता है। किसी स्मॉल एलिमेंट की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एल। यहाँ पे सिग्मा हो जाएगा डी क्यू अपॉन डी एस। यहाँ पे रो हो जाएगा आपका डी क्यू अपॉन डी। क्लियर है?
ये लो, ये है आपका कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चलो नेक्स्ट अब बात करते हैं गॉस लॉ। चलो अब चैप्टर में इंटर करते हैं जो कि है अपना गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या है भाई? गॉस लॉ क्या है भाई? किसी क्लोज सरफेस से कितना फ्लक्स निकल रहा है, वो फ्लक्स जो होगा वो फ्लक्स समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होगा अगर वो जो सरफेस है वो सरफेस कहाँ पे रखी हो, वैक्यूम या एयर में रखी हो, और अगर किसी अदर मीडियम में रखी होगी तो समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन हो जाएगा। यहाँ पे एप्सिलॉन क्या हो जाएगी? उस मीडियम की परमिटिविटी हो जाएगी। क्या होता है भाई? जो आपका गॉस लॉ होता है किसी क्लोज सरफेस के लिए डिफाइन होता है। सबसे पहली बात तो किसी क्लोज्ड सरफेस के लिए डिफाइन होता है, ठीक है। तो क्लोज सरफेस के लिए डिफाइन होता है मतलब सरफेस क्लोज होनी चाहिए तभी हम क्लोज जो गॉस लॉ है वो यहाँ पे लगा पाएंगे। अगर क्लोज सरफेस नहीं है तो गॉस लॉ वैलिड नहीं होगा। चलो अब देखो यहाँ पे फ्लक्स जो आता है मतलब इसका जो स्टेटमेंट जो आता है वो क्या कहता है? समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा फॉर वैक्यूम या हम कहें फ्री स्पेस, और फाई इज इक्वल टू समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन होगा फॉर मीडियम, अदर मीडियम, ठीक है। किसी अगर अदर मीडियम की बात की जा रही होगी तो अदर मीडियम के लिए समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन होगा और एयर या वैक्यूम के लिए आपका समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। मतलब ये जो मान लो कि आपके पास एक क्लोज सरफेस है और इस क्लोज सरफेस में जैसे चार्ज की हम बात करें, जैसे आगे अपने पास यहाँ पे रखा है जैसे +2 +3 -2 +3 -3 +4 ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है इसके अंदर। और आपसे कहा गया भाई इसमें मतलब इस फ्लक्स के लिए कितना फ्लक्स है, इस फ्लक्स में से कितना फ्लक्स निकल रहा है, मतलब इस फ्लक्स से कितने फील्ड लाइंस निकल रही है। तो किस प्रकार से डिफाइन होगा भाई? फाई इज इक्वल टू समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मान लेते हैं कि ये जो सरफेस है ये एयर या वैक्यूम में रखी हुई है, प्लेस्ड एट एयर या वैक्यूम। तो समेशन क्यू कितना होगा भाई? समेशन क्यू आप समझते हो, फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि जो चार्जेस का सम होता है वो एल्जेब्रिक होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो आपके इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। चलो तो यहाँ पे इनको ऐड कर देंगे तो क्या हो गया भाई? +2 +3 -3 -2 +3 +4 ये हो गया। देखो अब देखो अपॉन एप्सिलॉन नॉट कितना हो गया भाई? कट गया कट गया, कितना आ गया? 4 3 7 7 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट कर देंगे 8.85 × 10⁻12 और इसको सोल्व कर लेंगे। इस प्रकार से टोटल फ्लक्स आ जाएगा। कितना फ्लक्स आएगा वो वैल्यू आप निकाल सकते हैं। क्लियर है? चलो ये था भाई आपका गॉस लॉ। ठीक है, किसी क्लोज सरफेस के लिए डिफाइन होता है और क्या होता है? समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है फॉर वैक्यूम और समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन होगा फॉर मीडियम। क्लियर? चलो इसके बाद में हम इसका प्रूफ देखते हैं भाई, गॉस लॉ का प्रूफ। कहां से? प्रूफ ऑफ गॉस लॉ यूजिंग कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ का यूज करके हम इसका प्रूफ देखते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, कोई आर्बिट्रेरी सरफेस ले लेते हैं। जैसे सपोज कि ये आर्बिट्रेरी अपने पास कोई क्लोज सरफेस है, ठीक है, और इसमें किसी पॉइंट पर अपन +q चार्ज रख देते हैं, ठीक है, और +q चार्ज से r डिस्टेंस पे हम एक सरफेस को सिलेक्ट करते हैं जैसे ये, ठीक है, ds वेक्टर। क्लियर है?
यहां से ये जो सरफेस एरिया है अपने पास, ये सॉलिड एंगल यहाँ पे बनाता है ना। फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे कितना फ्लक्स निकल रहा है वो निकालते हैं। फाई इज इक्वल टू आएगा अपने पास एस ई डी एस कॉस थीटा, और जो ये प्लस क्यू चार्ज के लिए ई कितना होगा, ई अपने पास होगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी एस कॉस थीटा। ठीक है, फिर यहाँ पे के क्यू बाहर आ जाता है, अंदर बचता है अपने पास डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये क्या होता है, ये होता है आपका सॉलिड एंगल डी ओमेगा, यानी फाई इज इक्वल टू आता है के क्यू एस इधर और डी ओमेगा इधर। डी ओमेगा की वैल्यू आती है 4 पाई, कितनी 4 पाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4, ये की वैल्यू, ये क्यू की वैल्यू, और ये 4 पाई। 4 पाई से 4 पाई कट गया, और यहाँ से पाई कितना आ गया अपने पास, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही अपना क्या है, गॉस लॉ। इस प्रकार से हम गॉस लॉ का प्रूफ करते हैं। प्रूव करते हैं किसके थ्रू भाई, कूलम्ब्स लॉ के थ्रू। चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं भाई। अब आते हैं अपने पास एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। क्या भाई, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। गॉस लॉ की एप्लीकेशन है वो देखते हैं। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। तो जैसे यहाँ पे फर्स्ट जो एप्लीकेशन हम देखते हैं वो है अपने पास इनफाइनाइट यूनिफॉर्मली चार्ज एंड इनफाइनाइट लाइन चार्ज। इसके लिए देखते हैं सबसे पहले, और इसके लिए अपने पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, क्या होता है भाई, इसकी एप्लीकेशन में हम क्या करते हैं, इसकी जो एप्लीकेशन होती है उन एप्लीकेशन में हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालते हैं। किसकी वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो अलग अलग बॉडी होती है, उन बॉडीज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाली जाती है। तो यहाँ पे ये जो अपने पास है इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आती है अपने पास लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, ई वेक्टर में लिखना चाहे तो आर कैप लगा देंगे यहाँ पे। ये अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है किसके लिए भाई, इनफाइनाइट लाइन चार्ज के लिए। कैसे निकालते हैं भाई, यहाँ पे सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकाली जाती है जो कि नॉर्मल आती है। ठीक है, उसके बाद में इमेजिनरी सरफेस यहाँ पे ड्रॉ की जाती है। गॉस लॉ का यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं भाई, यहाँ पे गॉस लॉ का यूज क्यों करते हैं, गॉस लॉ का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि गॉस लॉ की एप्लीकेशन है। ठीक है, इमेजिनरी सरफेस क्यों बनाते हैं, क्योंकि वो जो पॉइंट होता है बाहर जो होता है ना, चार्ज के जो लाइन चार्ज होता है उसके बाहर होता है, तो वो क्लोज नहीं है, तो उसको क्लोज बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इमेजिनरी सरफेस ड्रॉ करते हैं। और यहाँ पे इमेजिनरी सरफेस जो ड्रॉ की जाती है वो आपकी होती है सिलेंड्रिकल सरफेस। क्या होती है, सिलेंड्रिकल सरफेस। ठीक है, फिर वहां से हम टोटल फ्लक्स निकालते हैं, उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और उसको सोल्व करते हैं। सेकंड जो आता है अपने पास, सेकंड आता है अपने पास एन इनफाइनाइट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग शीट। ये आता है अपने पास सेकंड एप्लीकेशन, और इस एप्लीकेशन के लिए भी सेम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जाता है। ठीक है, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो आता है अपने पास सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट डॉट एन कैप। ठीक है, और इसके लिए क्या करते हैं भाई, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो कि आउटवर्ड प्राप्त होगी, नॉर्मल प्राप्त होगी। ठीक है, उसके बाद में सेकंड हम यहाँ पे क्या करते हैं, सेकंड यहाँ पे फिर से इमेजिनरी सरफेस बनाई जाती है, क्योंकि यहाँ पे हम जो नॉन कंडक्टिंग शीट होता है उसके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे होते हैं, तो उसके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं और वहां पे जो सरफेस है वो क्लोज नहीं है, तो क्लोज बनाने के लिए हम वहां पे इमेजिनरी सरफेस ड्रॉ करते हैं। क्योंकि फ्लक्स की वैल्यू तभी आएगी, गॉस लॉ तभी वैलिड होगा। ठीक है, और यहाँ पे भी वही सेम आपकी सिलेंड्रिकल सरफेस बनाई जाती है। ठीक है, फिर इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं जो कि आता है अपने पास सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन डॉट एन कर। क्लियर है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल है। यहाँ पे अगर हम ग्राफ देखें ई वेक्टर और एन वेक्टर
सिग्मा के बीच में, ई और सिग्मा के बीच में, तो कैसा ग्राफ आएगा भाई, ऐसा। और ई और आर के बीच में ग्राफ देखें तो ई और आर के बीच में जो ग्राफ होगा वो इस प्रकार से होगा। क्यों होगा भाई, ये आर पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। क्लियर। यहां पे ई और आर के बीच में ग्राफ देखेंगे तो इस प्रकार से आ जाएगा, क्योंकि इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r है। ठीक है, चलो थर्ड यहाँ पे जो एप्लीकेशन हम देखते हैं एन इनफाइनाइट यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग सीट की नहीं सॉरी प्लेट की। अब देखो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आता है अपने पास, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, बार बार में इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही आ रहा है, लगता है कि दिमाग में घुस गई है अच्छी तरीके से। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड जो आता है वो आता है अपना सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एन का। ठीक है, यहाँ पे भी सिमिलरली वैसे ही करते हैं, क्योंकि शीट के लिए अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्मल आ रही है, तो सिमिलरली यहाँ पे भी नॉर्मल आएगी। ठीक है, और यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, वही क्लोज सरफेस ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा भाई, सेम होगा। पहली बात तो यूनिफॉर्मली चार्ज है, और कंडक्टिंग का मतलब जहाँ पे चार्ज देंगे तो वो चार्ज सारा सरफेस पे चला जाएगा, तो सभी जगह चार्ज सेम होता है इसकी कंपेयर में। यहाँ पे नॉन कंडक्टिंग में जहाँ पे चार्ज देंगे वहां पे चार्ज रहेगा, यहाँ पे सभी जगह चार्ज चला जाएगा। 2D में, 3D में नहीं जाएगा, क्योंकि सरफेस पे जाएगा, कंडक्टर है तो। ठीक है, तो इसके लिए वैल्यू आ जाती है अपने पास ये। यहाँ पे भी इमेजिनरी सरफेस ड्रॉ की जाती है, जो कि अपने पास सिलेंडर आती है। यहाँ पे 2 सिलेंडर लेते हैं ऐसे, यहाँ पे 1 सिलेंडर होता है। चलो फोर्थ जो एप्लीकेशन इसमें हम देखेंगे, और हमने देखी भी है, जो कि अपने पास यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल, या हम कहें कंडक्टिंग स्फीयर। कंडक्टिंग स्फीयर के लिए सेम स्फेरिकल शेल की जैसे होगा, बताया भी था मैंने कैसे होगा। क्योंकि शेल की हम बात कर रहे हैं, तो शेल का मतलब हो गया अंदर से क्या है भाई, खोखला है, अंदर कुछ भी नहीं है, ऊपर से है, जैसे प्लास्टिक की बॉल है। ठीक है ना, तो उस पर चार्ज देंगे वो सारा ऊपर आएगा। और कंडक्टिंग स्फीयर में अगर हम चार्ज देंगे, वो चार्ज सरफेस पे ही आएगा, अंदर तो जाएगा नहीं, क्योंकि रिपल्सन के कारण सारे चार्ज सरफेस पे आ जाएंगे, अंदर नहीं जाएगा। मतलब सिमिलरली स्फेरिकल शेल और कंडक्टिंग स्फीयर सेम दिखेंगे, क्योंकि इसमें भी चार्ज सरफेस पे, इसमें भी चार्ज सरफेस पे। तो इसके लिए जो वैल्यू आएगी, सिमिलरली इसके लिए वैल्यू आएगी, सेम वैल्यू आएगी। क्लियर। तो यहाँ पे स्फेरिकल शेल के लिए हम 3 जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, या हम कंडक्टिंग स्फीयर के लिए 3 जगह इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। एक तो आउटसाइड, ठीक है, एक सरफेस पे, और एक आपका इनसाइड। 3 जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जाता है। आउटसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो आता है अपने पास KQ/r², और यहां पे आ जाता है अपने पास KQ/R², और यहाँ पे क्या हो जाता है भाई, 0। इनसाइड कोई चार्ज नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो 0 होगा। ठीक है, इस प्रकार से अपने पास आउटसाइड, सरफेस और इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। यहाँ पे इसको हम अदर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे भाई, क्यू की वैल्यू पुट कर देंगे। कैसे लिखेंगे भाई क्यू की वैल्यू, देखो यहाँ पे क्यू जो होगा, क्योंकि यहाँ पे चार्ज कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट है, 2D में, मतलब यहाँ पे सिग्मा डिफाइन होगा, जो कि क्या होगा, Q/S होगा। सिग्मा क्या होगा, Q/S, और यहाँ पे S क्या होगा भाई, कैपिटल जो आपके पास R वाला है, मतलब सॉरी कैपिटल R कहने का मतलब हो गया जो आपके पास है स्फेरिकल शेल। ठीक है ना, सही बोल रहा हूँ मैं, जो स्फेरिकल शेल है उसके लिए S। यहाँ पे आउटसाइड निकाल रहे हैं, इस प्रकार से आउटसाइड हम इमेजिनरी सरफेस ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये कैपिटल R मान लेते हैं, और यहाँ पे ये स्मॉल r पॉइंट पे।
तो सिग्मा क्या होगा भाई, चार्ज कहाँ पे एनक्लोज्ड है, यहाँ पे। तो सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एस, और एस कितना हो जाएगा भाई 4 पाई आर स्क्वायर, यानी कितना हो गया क्यू अपॉन 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें, क्यों की वैल्यू सिग्मा डॉट 4 पाई आर स्क्वायर, तो पुट करते हैं तो कितना आएगा, तो अपने पास आ जाएगा ये आ जाएगा अपने पास 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के की वैल्यू, क्यों की वैल्यू कितनी सिग्मा मल्टीप्लाई 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, और ये नीचे स्मॉल आर स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई कट गया, और इस प्रकार से ई आउटसाइड अपने पास कितना आएगा सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये अपने पास आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरे फॉर्म में, अदर फॉर्म में। क्लियर है। ये सरफेस पे इसको ई आउट दे देते हैं, इसको ये सरफेस दे देते हैं। ई सरफेस पे अपने पास क्या होगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, मतलब आपका आर आर के इक्वल हो जाएगा, मतलब हम यहाँ पे आ गए तो आपका आर आर के इक्वल हो जाएगा। तो उस कंडीशन में ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इनसाइड हम बात करें तो इनसाइड कोई चार्ज नहीं है तो 0। क्लियर है। चलो भाई आगे बात करते हैं। नेक्स्ट जो एप्लीकेशन इसमें हम पढ़ते हैं, जो कि लास्ट एप्लीकेशन थी, और ये एप्लीकेशन कौन सी है भाई, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने की। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने की ये लास्ट एप्लीकेशन थी। तो यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए भी हम 3 जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं भाई। एक तो आपका इनसाइड, सरफेस और आउटसाइड, ठीक है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। आउटसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं अपन वो आता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर डॉट आर कैप ई वेक्टर। सरफेस पे जो आता है वो आता है अपने पास के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर डॉट आर कैप। इनसाइड जो अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो आता है के क्यू अपॉन आर क्यूब आर वेक्टर। ठीक है। अब देखो आउटसाइड निकालने के लिए आउटसाइड एक इमेजिनरी सरफेस ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, सरफेस, और वो सरफेस क्या होती है भाई स्फीयर होता है, ठीक है, और इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेना है। देखो अदर फॉर्म में भी हम इसको लिख सकते हैं, चूंकि यहाँ पे रो डिफाइन होगा, क्योंकि नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, तो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर पे जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो वॉल्यूम पे होता है, 3D पे होता है, क्योंकि पहले बात तो नॉन कंडक्टिंग है, तो नॉन कंडक्टिंग होने का मतलब ये चार्ज सरफेस पे नहीं जाएगा, अपने आप सरफेस पे नहीं जाएगा, चार्ज नहीं चल सकता, ठीक है, ये जहां पे चार्ज देंगे वहां पे चार्ज होगा, और स्फीयर 3D में वेरी करता है, तो यहाँ पे चार्ज 3D में जाएगा, तो यहाँ पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हम डिफाइन करेंगे। तो रो इज इक्वल टू क्या होगा भाई क्यू अपॉन वी, और जैसे मान लेते हैं ये है आपके पास, ये आपके पास कैपिटल आर है, यूनिफॉर्मली चार्ज किया जाता है, ये आउटसाइड हम निकाल रहे हैं, ठीक है, इससे आर डिस्टेंस है, यहाँ पे ये इमेजिनरी सरफेस अपन ने ड्रॉ कर ली, ठीक है। तो यहाँ पे चार्ज कहाँ पे एनक्लोज है भाई, यहाँ पे एनक्लोज है, तो जो आपका रो होगा क्यू अपॉन वी होगा, मतलब वी यहाँ पे क्या होगा 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू, इसके लिए। क्लियर है। तो यहां से क्यू कितना हो गया, रो 4/3 पाई आर क्यू, ये वैल्यू यहां पे पुट कर दे, सॉरी यहां पे पुट करेंगे पहले, ये आउटसाइड ये सरफेस, तो ये आउटसाइड अपने पास क्या होगा भाई, क्योंकि आउटसाइड के लिए तो हो गया अपने पास के अपॉन आर स्क्वायर, के की वैल्यू पुट कर देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यों, क्योंकि वैल्यू कितनी रो 4/3 पाई आर क्यूब, नीचे आर स्क्वायर है और यहाँ पे आर कैप है, यही तो है। चलो तो 4 पाई से 4 पाई कट हो गया, तो यहां से कितना आ गया ई आउट अपने पास आ गया रो आर क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर डॉट आर कैप। ये अपने पास आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा रो के टर्म में, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के टर्म में इस प्रकार से होगा, ठीक है। सरफेस पे अगर हम बात करें तो सरफेस पे आपका यहाँ पे तो आपका आर जो ग्रेटर देन आर है, यहाँ पे आपका आर आर के इक्वल है, तो आर आर के इक्वल हो जाएगा, तो उस कंडीशन में ई सरफेस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास रो आर अपॉन
यहाँ पे 3 भी है ना, ये 3 कहाँ पे गया, ये 3 एप्सिलॉन नॉट रो r अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट डॉट r कैप, ये अपने पास सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। देखो r इक्वल टू r रखेंगे तो ये आ जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे इनसाइड अगर हम बात करें तो इनसाइड देखें, ये आपके पास टोटल ये पूरा सर वो आपका नॉन कंडक्टिंग स्फीयर हो गया। इनसाइड से यहाँ पे आ गए तो यहाँ पे इमेजिनरी सरफेस अपन ने ड्रॉ कर ले, ये आपका स्मॉल r। तो यहाँ पे चार्ज सेम थोड़ा ना होगा भाई, कंडक्टिंग स्फीयर की हम बात कर रहे थे तो चार्ज अंदर था ही नहीं, लेकिन नॉन कंडक्टिंग में तो चार्ज अंदर है, 3D में है। बट यहाँ पे ये जो चार्ज है इसके सेम नहीं है, इसके सेम नहीं है। तो यहाँ पे चार्ज को मान लेते हैं भाई Q डैश है, क्या होगा, रो डॉट V होगा। तो V यहाँ पे कौन सा होगा भाई, ये होगा। रो यहाँ पे क्या होगा, Q अपॉन, आपके पास पहला था Q अपॉन V यानी 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब, और यहाँ पे V ये यानी 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब। ठीक है, तो यहां से 4 पाई से 4 पाई कट हो गया। ठीक है, 3 से 3 कट गया, तो यहां से क्यू डैश कितना आ गया, क्यू आर क्यूब, क्यू क्यू आर क्यूब अपॉन क्यू आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब, ये क्यू डैश आता है, ये क्यू डैश आता है। क्योंकि यहाँ पे सिमिलरली वही करते हैं अपन, यहाँ पे भी गॉस लॉ डिफाइन करते हैं, ईडीएस निकालते हैं, तो ईडीएस आ जाता है अपने पास, और इधर अपने पास आता है क्यू आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा ना, तो ये आ गया। ठीक है, तो डीएस की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, डीएस किसके लिए डिफाइन है, इसके लिए, तो ई मल्टीप्लाई 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर क्यू आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब एप्सिलॉन नॉट होगा, ये कट गया, और यहां से ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ठीक है, तो ई यहां से कितना आ गया भाई, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू, और ये आर, इस प्रकार से अपने पास इनसाइड आ जाता है। ठीक है, रो के टर्म में भी हम इसको लिख सकते हैं भाई, कैसे, रो के टर्म में जो हम इसको चेंज ही नहीं करें, जैसे क्यू यहाँ पे लिख दें क्यू डैश इज इक्वल टू रो डॉट वी होगा, तो रो डॉट 4/3 पाई आर क्यूब के रूप में लिख देंगे इसको, वैसे भी हम इसको लिख सकते हैं। चलो, ये नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए हो गया, और इस प्रकार से इसकी जो पांचों एप्लीकेशन है गॉस लॉ की वो कंप्लीट होती है ना। अब देखो एक चीज और बता देता हूं मैं, यहाँ पे ग्राफ देखो, ग्राफ देखो, तो यहाँ पे ग्राफ की बात करते हैं। देखो पहले बात कर लेते हैं, दो ही ग्राफ बताऊंगा क्योंकि बाकी के तो नॉर्मल है। एक तो स्फेरिकल शेल की, या हम कहें कंडक्टिंग स्फीयर की। देखो स्फेरिकल शेल या फिर कंडक्टिंग स्फीयर, यहाँ पे ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपका आर। देखो इनसाइड चार्ज होता है क्या, समझ लो कि जैसे ये स्फेरिकल शेल हो गया, इधर ये इनसाइड चार्ज है क्या, नहीं है, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0 है, तो यहाँ पे 0। सरफेस पे पहुंच गए, तो सरफेस पे अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे आ गया, ये सरफेस आ गई ई एस, यहाँ पे है अपने पास सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, आउटसाइड अगर हम बात कर रहे हैं तो आउटसाइड आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो इस प्रकार से ये ग्राफ हो जाएगा अपने पास किसका, स्फेरिकल शेल का। ये आर इज इक्वल टू आर, यहाँ पे आर इज लेस देन आर, और यहाँ पे आर इज ग्रेटर देन आर। क्लियर है। सेकेंड हम बात करें नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की। तो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की हम बात करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड
और आर के बीच में जो ग्राफ बनता है वो कैसे बनता है, देखो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की जब हम बात करें तो यहाँ पे इनसाइड हम बात करें, मतलब आर इज लेस देन आर के लिए ये मान लेते हैं, जैसे ये हो गया अपने पास नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, है ना। थोड़ा गोला नहीं बना ठीक से, ठीक है, तो बना लेते हैं थोड़ा ठीक से इसको। ये लो, ये लो, थोड़ा ठीक हो गया, ठीक है। इनसाइड, तो इनसाइड जो आपके पास है इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, वो आता है क्या, ई इनसाइड के क्यू अपॉन आर क्यूब आर वेक्टर, या ये वेक्टर फॉर्म में इसको हम लिख सकते हैं के क्यू अपॉन आर क्यूब आर, ठीक है। तो मतलब यहां से ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है भाई, आर, मतलब इनसाइड आपका ये होगा, ठीक है, इनसाइड आपका ये होगा। तो थोड़ा ठीक से लिख लेते हैं यार, तो ठीक से कर लेते हैं, जैसे ये इनसाइड हो गया, ठीक है। ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है यहाँ पे इनसाइड। सरफेस पे गए तो सरफेस पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया भाई, सरफेस पे हो गया के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। उस कंडीशन में ये आपका इधर आ गया जैसे, ठीक है, यहाँ पे ये मान लेते हैं सरफेस पे आ गया था, ठीक है। ये यहाँ पे R इज इक्वल टू आर पे सरफेस पे आ गया, तो सरफेस पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ई एस, और आउटसाइड हम बात करें तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर है, मतलब इस प्रकार से यहाँ पे R इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, ठीक है। ये लो, ये ग्राफ बनता है भाई स्फेरिकल शेल और नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए समझ में, R इज लेस देन आर के लिए ऐसा, R इज इक्वल टू आर पे ये, R इज ग्रेटर देन आर के लिए सिमिलरली इसके लिए निकाल लिया। चलो नेक्स्ट देखो, गॉस लॉ कंप्लीट हो गया और उसकी एप्लीकेशन कंप्लीट हो गई। अब इसमें कुछ एक दो टॉपिक और है जो कि एक्स्ट्रा टॉपिक है। कौन से टॉपिक है भाई, बात कर लेते हैं। एक तो है आपका कंडक्टिंग स्फीयर पे फोर्स लगता है, फोर्स ऑन द चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर, चार्ज्ड कंडक्टिंग बॉडी, सॉरी कंडक्टिंग बॉडी या चार्ज कंडक्टर। वो तो कंडक्टिंग में कोई भी हो, स्फीयर हो कोई भी हो, उस पर फोर्स लगेगा। क्यों लगेगा भाई, क्योंकि कंडक्टर में हम जब चार्ज देते हैं, एक प्रकार का चार्ज दे रहे हैं, तो चार्ज प्लस दिया जैसे, फिर एक और प्लस देंगे तो वो रिपेल करेंगे, और रिपेल करेंगे वो एक दूसरे से दूर जाएंगे, एक फोर्स लगेगा यहाँ पे, एक फोर्स लगेगा, रिपल्सन के कारण दूर जाते हैं तभी तो उसके सरफेस पे चला जाता है चार्ज, एक फोर्स लगेगा, तो वो फोर्स ही अपने को निकालना होता है। तो यहाँ पे ये जो फोर्स अपन निकालते हैं क्या आता है, डी एफ इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट डॉट डी एस आता है। कैसे निकालते हैं भाई, जैसे ये अपने पास मान लेते हैं, ठीक है, कोई बॉडी आर्बिट्रेरी बॉडी मान लेते हैं, कंडक्टिंग बॉडी, और इसमें दो स्मॉल सरफेस एलिमेंट हम मान लेते हैं, जैसे ये ए बी और ये पूरा ए सी बी, ठीक है, प्लस चार्ज इसको दे रही है। फिर क्या करते हैं, दो पॉइंट लेते हैं, एक पॉइंट इधर एक पॉइंट इधर, दैट ये P1 पॉइंट, ये आपका P2 पॉइंट, ठीक है। इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको E2 मान लेते तो इधर होगा, इसके लिए इधर होगा, ठीक है। और यहाँ पे हम बात करें तो ये प्लस है, इधर E1, ये भी प्लस है, इधर E2, और बाहर जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है आपका EP1 होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। और यहाँ पे इनसाइड आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0। यहां से हम देखें तो जैसे ये आपका E2 हो गया, ये आपका E1 हो गया, तो E1 माइनस E2 इज इक्वल टू 0, मतलब E1 इज इक्वल टू E2 हो जाता है। और यहां से EP1 कितना होगा, E1 प्लस E2 इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और E1 इज इक्वल टू E2 है, मतलब E2 कितना आ जाएगा यहाँ से, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट।
फिर यहाँ पे इस सरफेस के कारण इस सरफेस पे कितना फोर्स लग रहा है वो कैसे निकालेंगे भाई, वो हम निकाल सकते हैं। डी एफ इज इक्वल टू हो जाएगा E2 डॉट डी क्यू। लेट्स सपोज कि इस पे डी क्यू चार्ज है, तो डी क्यू चार्ज पर इसके थ्रू कितना फोर्स लगेगा, क्योंकि हम निकाल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से। E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू होगा, यहाँ पे लगने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगा, मतलब कितना फोर्स लग रहा है उस चार्ज में। तो सिमिलरली यहाँ से हो गया E2 डॉट डी क्यू। इसको सोल्व कर लेंगे, E2 की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये डी क्यू ये डी एफ, ठीक है। फिर डी एफ सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, डी क्यू की वैल्यू पुट कर देंगे सिग्मा डॉट डी एस, जो कि सिग्मा इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एस होता है। फिर यहाँ से कितना आ गया सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट डॉट डी एस। क्लियर है। आगे भी इसको हम सोल्व कर सकते हैं, कैसे भाई, क्योंकि यहाँ पे बाहर कितना है अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा कितना हो गया ई एप्सिलॉन नॉट, यानी डीएफ को हम अदर फॉर्म में भी लिख सकते हैं क्या, ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर 2 एप्सिलॉन नॉट डॉट डीएस। मतलब डीएफ कितना हो गया आपके पास, डीएफ कितना हो गया, कट गया 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर डॉट डीएस। यहां से हम इलेक्ट्रिक प्रेशर भी निकाल सकते हैं, कैसे भाई, P क्या होगा भाई, डीएफ अपॉन डीएस होगा, क्या होगा डीएफ अपॉन डीएक्स। यहाँ पे इसके सरफेस पे या हम कहें इसके आउटसाइड क्या होगा भाई, ये जो कंडक्टिंग जो यहाँ पे जो चार्ज है ये एक प्रेशर लगाएंगे जो कि इलेक्ट्रिक प्रेशर होगा। क्यों लगाएंगे भाई इलेक्ट्रिक प्रेशर, क्यों होगा प्रेशर, क्योंकि यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं तो प्रेशर भी होगा, तो P इज इक्वल टू डीएफ अपॉन डीएस के रूप में डिफाइन होगा। तो यहाँ से प्रेशर कितना आ जाएगा भाई, डिवाइड कर दो 1/2 एप्सिलॉन नॉट डॉट ई स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो चार्ज कंडक्टर पर हम फोर्स निकालते हैं जो कि इस प्रकार से निकाला जाता है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। अगला जो टॉपिक हमने इसके अंदर पढ़ा था जो कि था कि भाई एक शॉप बबल है उसका इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज शॉप बबल, इसका इक्विलिब्रियम देखते हैं। ठीक है, ये शॉप बबल मान लेते हैं, ठीक है। इसमें एक्सेस जो प्रेशर होगा P एक्सेस जो होगा वो कितना होगा भाई 40 अपॉन कैपिटल R, इफ द कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ शॉप बबल एंड P एक्सेस ये होगा, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं बाहर की ओर एक इलेक्ट्रिक प्रेशर भी लगता है, एक्सिस प्रेशर भी इधर इलेक्ट्रिक प्रेशर भी इधर, मतलब P एक्सिस प्लस P इलेक्ट्रिक इज इक्वल टू 40 अपॉन कैपिटल R, यानी P एक्सिस जो होगा वो कितना हो जाएगा 40 अपॉन R माइनस P इलेक्ट्रिक, ठीक है। और P इलेक्ट्रिक कितना होगा भाई 40 अपॉन R माइनस सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, अभी तो निकाला अपन ने, ठीक है। ये P एक्सिस हो गया। अब देखो यहाँ पे ये इक्विलिब्रियम में कब होगा, ये इक्विलिब्रियम में तब होगा जब आपका Pi इज इक्वल टू P आउट हो, मतलब इनसाइड जो प्रेशर लग रहा है आउटसाइड वाला जो प्रेशर है वो इसके इक्वल हो, मतलब P एक्सिस आपका जीरो हो जाए, क्योंकि P एक्सिस क्या है Pi माइनस P आउट है, तो ये जीरो हो गया। Pi PO अगर जीरो हो जाता है, सॉरी Pi PO इक्वल हो जाता है, तो P एक्सिस आपका जीरो हो जाएगा। तो उस कंडीशन में आपका हो जाएगा 40 अपॉन कैपिटल R इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहां से हम अलग अलग वैल्यू निकाल सकते हैं, जैसे सिग्मा की वैल्यू निकाल लिया, R की वैल्यू निकाल ली, क्यू की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। चलो ये था भाई आपका चैप्टर 2 कंप्लीट रिवीजन, ठीक है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहे, यूजफुल हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना, ठीक है। और इसके साथ में आप डिटेल्ड में अगर इन टॉपिक को देखना चाहते हो, इन वीडियोस को देखना चाहते हो, तो होम पे जाओ, प्लेलिस्ट में जाओ, और प्लेलिस्ट में जाने के बाद में इंग्लिश मीडियम की एक प्लेलिस्ट बना रखी है, हिंदी मीडियम की एक प्लेलिस्ट बना रखी है, तो वहाँ पे जाके आप इंग्लिश मीडियम वाली प्लेलिस्ट में चेक कर लो, तो इंग्लिश मीडियम के लेक्चर मिल जाएंगे। हिंदी मीडियम वाली प्लेलिस्ट अगर चेक करोगे तो हिंदी मीडियम के लेक्चर आपको मिल जाएंगे। चलो
ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।